what is the main difference between real estate in the United States versus that of in Pakistan? लेकिन अब क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान में है कि नहीं है, बट इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी एंड आई लव कमिंग बैक टू पाकिस्तान. आपका क्योंकि यूएस पॉलिटिकल सिस्टम से काफ़ी आपका बैकग्राउंड आप इन्वॉल्व भी हैं कि गवर्नमेंट को, या आपने भी इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि यू स्पोकन विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको क्या मेजर्स लेने चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे क्राउड फंडिंग इसको सिक्योर करने के लिए या इनेबल करने के लिए लोगों को, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे आम बंदा जिसका इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है वो पार्टिसिपेट कर सके? अनदर गुड क्वेश्चन. देखो, एक ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे मैं हूँ और बहुत से लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और अमेरिकन जनरली, पाकिस्तानी अमेरिकन आर द मोस्ट अफ्लुएंट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड हर चीज़. हमें सिक्योरिटी का अगर इशू ना हो और हमें पता हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट इज प्रोटेक्टेड और गवर्नमेंट इसको सही तरीके से चला रही है, पैसे हमारे ना डूबें. बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने इन्वेस्ट करे और पैसे फिर लोग लेके भाग गए, इस तरह की चीज़ें. तो कंप्लायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दूसरी चीज़ आपको ये बताना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हाउ इज़ रियल एस्टेट अप्रिशिएटिंग. पाकिस्तान में भी अप्रिसिएशन हो रही है. अच्छा, अभी आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, यूके में इन्वेस्ट करते हैं, मे बी नॉट सो मच इन यूएस परहैप्स, लेकिन हाउ डू यू स्ट्रेंथन द रियल एस्टेट मार्केट. तो गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट मार्केट इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कैन क्रिएट वेल्थ, कंपाउंडिंग वेल्थ. I mean, I know people that have built $100-200 million portfolio within 2 years in US के अंदर. हाँ, आराम से, कोई मसला नहीं है. तो अब अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट रियल एस्टेट को सीरियस लेके चले और हम जैसे लोगों को बोले कि आप आके इन्वेस्ट करो यहाँ पे, अच्छा अभी यूके में जा रहे हैं पैसे, दुबई में पैसे जा रहे हैं, इफ़ यू कैन समहाउ कन्विंस एंड शो एंड क्रिएट दैट स्ट्रक्चर जो कि कंड्यूसिव है हम लोगों के लिए, तो आपके पास इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, उससे कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी आप ये सोचें. That's true. दुबई पूरा मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी. और पाकिस्तान का इशू यही है कि हमने अवाम पे, और पॉलिटिशियंस बात करते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट इंटेंडेड, लेकिन बात करने में और कर जाने में बहुत फ़र्क होता है. और आई थिंक कि इतने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हम लोग जैसे, हम विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट. हमें पता है कि अगर हमारा कैपिटल यहाँ पे सेफ है और हमने शायद यहाँ पे रहना भी नहीं है, अब एयरबीएनबी के थ्रू एक एवेन्यू मिला लोगों को कि आप खरीदो और आप उसको सारे साल पैसा बनाओ, और जो 2-3 हफ्ते आप यहाँ पे आके गुजारने वो आप ब्लॉक कर दो. तो अगर मुझे पता लगे कि रियल एस्टेट की अप्रिसिएशन भी हो रही है, मैंने कोई चीज़ खरीदी फर्स्ट करें 100,000 की, और पूरे साल में उसको 3-4 साल में मैंने उसके सारे पैसे निकाल लिए, और वो 100,000 का एसेट अप्रिशिएट होके 10 सालों में 2 लाख का हो गया, तो इससे विन विन. तो मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग वहाँ पे वैल्यू एड प्रोपोजिशन कहते हैं. सिंगल फैमिली रेनोवेशन होती है, पुराने घर खरीदे, जो यहाँ भी लोग करते होंगे, बेसिकली रेनोवेट करके घरों को बेचना. ठीक है. वो हमने उसी से स्टार्ट किया. हम मल्टी फैमिली में जा रहे हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर. तो एक स्ट्रेटजी थी जिसको बर्ड कहते हैं, बर्ड का नाम है उसका, BRRR, बाय. हाँ, बर्ड का स्ट्रेटजी नाम है, बाय, रेनोवेट, रेंट एंड रीफाई. अच्छा, वो कॉन्सेप्ट क्या है मुश्तबा, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कि आपने एक एसेट खरीदा 100,000 का, अब आपने उस पर 25,000 लगा दिए, 125 की कॉस्ट है. द डे यू फिनिश दैट एसेट इट मे सेल फॉर 160, 180, इस तरह से. तो आपको पता है कि आपने 20, 25, 30,000 डॉलर बना लिए उसके ऊपर, लेकिन उसको आप बैंक से जाके रीफाइनेंस कराएं, और चूंकि एसेट की वैल्यू 160 हो गई, हालांकि लगे आपके 125 में, तो बैंक कैन लेंड यू अप टू 80% ऑफ दैट मनी. तो टेक्निकली यू कैन टेक 80% ऑफ 160 दैट पेज ऑफ एवरीथिंग दैट यू इन्वेस्टेड, और आप अब उस एसेट पे जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ खड़े हैं. तो देखो, हम जब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. मुझे शौक है कि इन्फिनिटी रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए. अब इन्फिनिटी रेट ऑफ रिटर्न कैसे होता है? अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो उसमें ये होता है, हम सभी ने पढ़ी है, सॉरी, कि जीरो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और आप $1 बनाते हो उसके ऊपर, तो एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी. तो अगर आपने एसेट खरीदा, एसेट बनाया, एसेट को अप्रिशिएट किया, रीफाइनेंस करा के सारे पैसे निकाल लिए, तो नाउ यू हैव इन्वेस्टेड नथिंग इन दैट एसेट. यू इन्वेस्टेड जीरो. Any rental income you generate, that's your profit. Is your profit, and because you have nothing invested, your rate of return is infinity. तो उसको रिपीटेबल प्रोसेस करें आप. अब देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोसेस पे फोकस करती हैं.
वो इंसानों पे फोकस नहीं करती, मतलब इंसानों की डेवलपमेंट पे फोकस करती, बट देर आर क्रिएटिंग प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल। पीपल कम पीपल गो, बट देयर जॉब डजंट स्टार्ट। आप जब पेप्सी जाके खरीदते हो तो आपको नहीं पता कि पेप्सी में बोतल में किसने सोडा डाला, किसने सिरप डाला, किसने, बिकॉज़ वो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, वो इंस्टीट्यूशंस बना के दे नॉट डिपेंडेंट अपॉन वन पीपल, वन मैन शो। इट्स अ प्रोसेस। हमारे यहाँ पे इंस्टेबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज़ देयर हैज बीन लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लोगों ने अपने ओन पे चीजें की, लेकिन जैसे ही वो लोग गए चीजें खत्म, तो दे हैवंट क्रिएटेड द प्रोसेस जो अभी हम बात। तो फोकस ऑन क्रिएटिंग प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रियल एस्टेट पे हम बात करते हैं। आपकी जो चीज़ है, आप सवाल करें और क्या है, बट ये बर्ड की फिलॉसफी इज़ अ वेरी गुड फिलॉसफी, लेकिन जो मैं ये वो फिलॉसफी है जो हम यहाँ पे सुनते भी नहीं है। और आज का नजम भाई से ये बात करने का मकसद ये था कि आप लोग इस तरह की टर्म से, इस तरह के बिजनेस मॉडल से इंट्रोड्यूस हो सकें, ताकि जो यंग लोग इनोवेट करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इम्पैक्ट करना चाहते हैं, उनको इन चीज़ों का पता हो। नजम भाई, आई हैव अनदर क्वेश्चन के ये थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा रियलिस्टिक एक एक्चुअली शुरुआत में तुम्हें, क्योंकि मेरी होगी एज 53, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो मैं इंटरप्ट करूँगा थोड़ा बहुत। तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ अपने आपके व्यूअर्स को, कैश ऑन कैश रिटर्न। तो हमने बात करी हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि ROI क्या होती है, कोई 8% लेता है, कोई 10% लेता है, उससे बड़े खुश होते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है कैश ऑन कैश। कैश ऑन कैश रिटर्न ये होता है कि मैंने सबसे कम कैश लगा के कितना ज़्यादा पैसा बनाया है। तो शेयर कर लेता हूँ आपसे कि कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स में कैश ऑन कैश है लाइक 300, 400%, 700%। वो इसलिए कि आप कम से कम कैश लगाते हो, आप लेवरेज क्रिएट करते हो, डेट आप लेते हो बहुत कम कॉस्ट के ऊपर। और तो अगर मैं $1 मिलियन की भी अगर एसेट खरीदता हूँ तो मेरा अपना पैसा उसमें 100,000 भी नहीं लगता। समटाइम्स मैं उसमें 0 पैसा लगाता हूँ, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे लैंडर के साथ, क्रेडिबिलिटी को कैश। हाँ, तो अगर आप $1 मिलियन का एसेट खरीद रहे हो, आप पैसा एक भी ना लगाओ, तो आपका कैश ऑन कैश इज इन्फिनिटी। तो you guys are creating infinite return। you can रिलेशनशिप ड्रिवन है। देखो, अगर आपको कोई पैसा देता है तो उसको ये चाहिए कि मेरा कैपिटल वापस करो, और जो आपने मुझसे एक्स्ट्रा पैसा वादे किया वो दो। ना एसेट उनकी लीन होती है, तो इफ यू हैव अ डिफॉल्ट दे कैन ऑलवेज टेक द एसेट। लेकिन अगर मैं कोई एसेट लेता हूँ जो कि 100% फाइनेंस है, और मैं वो एसेट लेके $1 मिलियन का ले करके और 1.5 का बेचता हूँ, तो मुझे 5 लाख का फायदा हो गया विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। तो कैश ऑन कैश रिटर्न आप लोग ज़रूर स्टडी करें। There are a lot of terms जो कि US में होती हैं, and I'm happy to share some of them with you so you can share that with your viewers. But cash on cash and ROI और एक और भी चीज़ है जो कि return on effort मैं कहता हूँ जिसको, जो कि ROI होता है, तो वो तो आपको पता ही है, लेकिन मेरी अपनी टर्म है ROE, which is return on effort, which means कि कितना कम काम करके कितना आप इम्पैक्ट कर सकते हो। तो बस ये छोटा सा बताना।